अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद हलीम हैदर है। मैंने एमफिल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में किया है, बीएड किया है। साथ मुझे कोई 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट रिनोन इंस्टीट्यूशंस में। ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप आज लोग मौजूद हैं, ये प्लेटफॉर्म रियाज नदीम साहब की दिन रात काविशों का नतीजा है। और सिर्फ यही नहीं, इस पे डिफरेंट जो बाकी के तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम है वो तमाम हम इस पे डील कर रहे हैं। जो जो लोग हमारे साथ मुसलसल टच में हैं उनको तो पता है, जो नहीं है उनके इल्म में भी ये बात आ जाएगी। आज हम जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे, जिस बात की वजह से यहाँ पे मौजूद हैं, वो हमारा इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर होता है। पेपर का वो हिस्सा जिसमें इंग्लिश कंपोजिशन पाई जाती है। अच्छा, सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि ये जो कंपोजिशन है ये होती क्या चीज है। कंपोजिशन एक ब्रॉडर सेंस में एक नाम है, एक टर्म है, जिसमें एप्लीकेंट से, कैंडिडेट से वो तमाम बेसिक रूल, तमाम स्टैंडर्ड रूल्स जो कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में या किसी भी इंग्लिश पैरा में वो लिख दिए जाते हैं, उनको फाइंड आउट करना, उनको एनालिसिस करना उनका, और सम टाइम उस पे कुछ लिखना जो है एज पर सिचुएशन, एज पर टॉपिक, एज पर नेचर ऑफ द पेपर वो रिक्वायर होता है। ये कंपोजिशन जो है इसको हम कहते हैं। हम यहाँ पे डील करेंगे लिमिटेड टाइप ऑफ जो कंपोजिशन है, लिमिटेड एस्पेक्ट, इसका जो छोटा सा एक एस्पेक्ट है। क्योंकि जो कंपोजिशन है वो एक ब्रॉडर वाली सेंस में, एक ब्रॉडर वाली टर्म है। इस पे हम इतने से थोड़े से टाइम में हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल इसकी जो स्टडी है इसकी इंग्लिश की, जिसमें रीडिंग है, राइटिंग है, कॉन्सेप्ट्स हैं, स्किल्स है, ये तमाम कंप्रीहेंशन है, राइटिंग प्रोसेस है, जितनी सारी चीजें वो कंपोजिशन में ही आती हैं। लेकिन हम उस उतना दूर तक तो हम जा नहीं सकते। हम जस्ट इसको इसकी वो चंद बेसिक्स जिन पे हमने काम करना है वो आपके सामने यहाँ पे आज हम रखेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट खुद ही बोल रहा हूँ, मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज आप सब तमाम लोगों तक पहुंच रही है प्लीज। सर आवाज आ रही है, लेकिन चैट बॉक्स में ना मैसेज सेंड नहीं हो रहा। चैट बॉक्स में मैसेज सेंड नहीं हो रहा। रियाज नदीम साहब, प्लीज हेल्प अस इन दिस रिगार्ड प्लीज। जी, चैट बॉक्स तो जाहिर है आप दोबारा रीस्टार्ट करें अपने कनेक्शन को, तो वो तो आपकी तरफ से कोई इशू है, हमारी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से आप सबके माइक्स भी ओपन है और आपकी चैट भी ओपन है। जी, तो टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं उनको, वैसे तो ये एक ब्रॉडर वाली टर्म है, इसमें बहुत कुछ बताया और सुना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जो डील करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम डील करेंगे। कि सबसे पहले जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें सेंटेंस का पता होना चाहिए कि सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है। सेंटेंस हर वो जुमला, हर वो कलेक्ट, आप ये कह लें कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग, इसको हम कहते हैं जी सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर की बेस पे और उसकी यूजेज पे की बेस पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हैं इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं जी, जिस पे अभी हमने बात करनी है। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस जो है ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही उसका सब्जेक्ट और एक उसका प्रेडिकेट पाया जाता है। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये थोड़ा सा और डिफरेंट चला जाएगा अगर हम इसको डिटेल में चले जाएंगे। क्लॉज के हवाले से कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता है क्लॉज क्या होती है? यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, क्लॉज को जानते हैं लोग? क्लॉज क्या है? इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन क्लॉज? आप नहीं जानते? ओके ओके। अच्छा, ऐसा है कि एक सिंपल सेंटेंस जो है ये एक, इसके बारे में एक सादा सी आप अपने दिमाग में एक डेफिनेशन जो रखेंगे वो ये होती है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पाई जाती है। यानी आप ऐसा समझ लें कि ये बिल्कुल सादा सा सेंटेंस में जिसमें आपको एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक उसका ऑब्जेक्ट जो है वो मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबल जस्ट लाइक मैं देता हूँ कि आई लाइक कॉफी, शी लाइक्स टी, द अर्थ गोज राउंड द सन। अब ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, इसमें आई सब्जेक्ट है, लाइक कॉफी
ये इसका प्रेडिकेट है। दूसरे में शी लाइक्स टी, शी सब्जेक्ट है और लाइक्स टी जो है ये इसका प्रेडिकेट है। और ये हैं दोनों। इन दोनों जो हमारे ये जो ग्रामर की कुछ बेसिक्स हैं, जैसे ये clause की तो कि अभी तो इस हवाले से हम एक डिटेल क्लास इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। और सेशन होगा जिसपे जो जो एस्पायरेंट्स होंगे उनके लिए पूरा जो ये करनी किसी एक तीसरे तो लोग जब भेड़ार एक सेंटेंस बना दिया, आई लाइक कॉफी जो है ये अहमद वेंट टू द पार्टी, ये दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, अपनी अपनी जगह पे ये पूरी बात कन्वे करते हैं, लेकिन बट को हमने दरमियान में लगाया और इस तरह ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। देन तीसरी जो सिचुएशन इसमें टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन 3 or 4 डिपेंडेंट क्लॉज। इसकी जो एग्जांपल है यहीं पे हमने जो लिखी हुई, ही गोज टू द स्टोर बिकॉज ही नीड्स मिल्क। अब इसमें अब अगर गौर करें, बिकॉज ही नीड्स मिल्क ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? ही गोज टू द स्टोर। अगर वो स्टोर पे वो गया है, इसलिए गया है क्योंकि उसको वहां पे उसको मिल्क की जरूरत है, दैट इज वाई उसने कष्ट किया है वहां पे जाने का। जो लास्ट वन इसकी चौथी इसकी किस्म है complex compound sentence. A complex compound sentence is a sentence that contains two or more independent clauses, जो हमने पीछे पढ़ा independent clauses, and at least one dependent clause. इसकी मिसाल हम नीचे देख लें, she will play with her cousin after she has finished her homework and had dinner. इसमें देखें 3 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इन पे जरा गौर कीजिएगा। she will play with her cousin एक सेंटेंस, she has finished her होमवर्क दूसरा सेंटेंस, शी हैड डिनर, ये 3 सेंटेंस हो गए। और मैंने आपसे ये बात की, आपको ये बताया है इसकी जो डेफिनेशन है उसके हवाले से कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं वो पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसकी एक मिसाल मैं और आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अली डिड नॉट कम because he was ill, so Alina was not happy. अब इसको अगर गौर करें, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस है क्लॉज को अगर आप नहीं समझ रहे तो वो कौन सा है? कोई मुझे बता सकता है? अली डिड नॉट कम ये इंडिपेंडेंट है, बिकॉज ही वॉज इल ये इंडिपेंडेंट है, या सो अलीना वॉज नॉट हैप्पी ये इंडिपेंडेंट है? जी प्लीज एनीवन? रियाज नदीम साहब ने लगता है डरा के रखा हुआ है पूरी क्लास को। जी किरण प्लीज आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं प्लीज। या तो आपकी आवाज नहीं पहुंच रही या आप माइक नहीं ऑन कर पा रहे। मुझसे तो ये बहुत डरते हैं, क्लास ही नहीं लेते मेरी तो, बाकी इनके माइक्स ओपन है।
और ये भी कोई मसला नहीं है, अगर किसी को गलत जवाब होगा तो वो रिकॉर्डिंग में हम कटवा देंगे, बेफिक्र रहें। ये नहीं होगा कि कल को कोई यूट्यूब पे सुन लेगा कि ये आपने ये जवाब दिया था, ये भी कोई परेशानी नहीं। आप इजी हो के इंटरेक्टिव बनाएं सेशन को, ये सारी चीजें मैं वही तलाश कर रहा हूँ कि आपके सामने लेके वो चीजें रखें कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स के अंदर ये सारी चीजें डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मौजूद होती हैं। और आज का जो मैं तो सेक्टर है इस उसमें पे टॉपिक मैं की बात काट रहा हूँ रियाज साहब। मैं तो आपको याद है मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि कुछ वर्कशीट्स मैं आपको सेंड कर देता हूँ। वो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके साथ बैठ के ड्यूरिंग सेशन ही, ड्यूरिंग दिस क्लास आपसे वो शेयर करेंगे, आप ये उनको हो बनाएंगे, आप हमें हमारे बताएंगे। मैं एक बात और सबके सामने रखूं, ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। ये साइकोलॉजिकली म्यूचुअली जब अगर हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते तो ये म्यूचुअली ग्रोथ नहीं होती, लर्निंग नहीं होती। अ, एक तरफ से एक बंदा बताता जाए, दूसरा सुनता जाए, तो वो एक स्पीच तो हो सकती है, वो क्लास नहीं हो सकती। तो इसको इंटरेक्टिव बनाएं, इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नदीम साहब, रियाज नदीम साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम आगे जाएं। जी, यूजेज पहले हमने स्ट्रक्चर की बेस पे देखा सेंटेंसेस को, उसके बाद हम यूजेज की बेस पे देखते हैं। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें मैं ये जो टाइप्स हैं इन पे दोबारा एक बार को थोड़ा सा 5-7 मिनट का रिव्यू लूंगा, ताकि ये लोग इसको देख भी लें तमाम लोग, और इस पे हम दोबारा बात कर लेंगे। जी, यूसेज की बेस पे हम इनको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले है डिक्लेरेटिव। ये बिल्कुल सीधी सीधी स्टेटमेंट्स होती हैं। डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं, इसमें आप जस्ट बताते हैं एक स्टेटमेंट, जैसे आप कह लेना। इसमें एक मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि डिक्लेरेटिव जितने सेंटेंसेस होते हैं उनमें मेरी आवाज शायद कट ना गई हो, कॉल दरमियान में आ गई थी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब एक माइनस सेंटेंस जो है, he does not like milk, it can also be included in declarative sentence, सादा सेंटेंस जिसे आप बोलते हैं ना। दूसरा इसका जो टाइप है वो है जी इंट्रोगेटिव टाइप। इंट्रोगेटिव हर वो सेंटेंस जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है, सादा लफ्जों में, या फिर जो कोई क्वेश्चन पूछता है, जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव है। ये अमूमन इसको इंटेरोगेटिव करके पढ़ा जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन, जो इसकी स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है, वो इंट्रोगेटिव है। मुझे रियाज नदीम साहब ने बड़ा सख्ती से इस बात पे इंसिस्ट करके मुझे कहा है कि कोई ऐसी एडवांस लेवल की टर्म नहीं यूज करनी, जिससे जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ये सेशन देखें कि इसमें तो ये तो हमारे ऊपर से गुजर रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जितना मतलब सिंपल वे में मैं कन्वे कर सकूं, उतना ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू है या कुछ इससे आगे जाने की किसी कोई विश हो, तो वो प्लीज जरूर मुझे बताएं। मैं जो कि मोबाइल पे हूँ, और मोबाइल पे जरा लिमिटेड ही इसको यूज किया जा सकता है, तो बात करेंगे। मैसेज या और कोई चीज शायद सामने मैं ना देख पाऊँ, या फिर रियाज नदीम साहब मुझे इस हवाले से बता देंगे। जी, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, ये हमारी जो रोजमर्रा की लैंग्वेज है, जो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, उनमें ये कमांड है या ऑर्डर है या हुक्म है। और चौथी इसकी जो मिसाल है वो है एक्सक्लेमेटरी। जी हमारे पास कुछ 8 टाइप्स हो गई हैं। 4 टाइप्स हम सलीम साहब ने हमें पढ़ाई हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, और 4 टाइप्स हमने पढ़ ली हैं यूजेज के लिहाज से। तो अगर कोई फिक्रा बोला जाए कि ओपन द डोर, तो ये किस में आएगा? इम्पेरेटिव में। जी, इम्पेरेटिव में आता है, कमांड, ऑर्डर और दुआया फिक्रात भी इसी के अंदर आ जाते हैं। और लास्ट पे वो डील कर रहे थे एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन। तो इसके अंदर कोई सडन फीलिंग्स जो होती हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है। कोई मैच जीत गया, या किसी को बहुत ज्यादा हॉरिबल चीज किसी ने फील कर ली। तो यहाँ पे मेरी आवाज भी कट के आ रही है।
नहीं सर, आपकी आवाज सही आ रही है। ओके ओके ठीक। तो यहाँ पे एक उन्होंने स्नेक के ऊपर बात की है कि वाओ दैट्स अ ह्यूज स्नेक, यानी को बहुत बड़ा सांप नजर आ गया। हालांकि ये खौफ वाली चीज थी, लेकिन इन्होंने उसको खुशी से उसका इजहार किया। वो कहते हैं ना कुछ खुशियां लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से। मुझे भी कॉल आनी चाहिए, खैर, चलो। तो अच्छा, अगर कहा जाए कि व्हाट्स योर नेम, तो ये किस में आएगा? इंटेरोगेटिव। हाँ जी, हम इसको इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटेरोगेशन, जिस तरह तफ्तीश को कहते हैं इंटेरोगेशन, कोई चीज पूछना, पूछ गिछ करना, ये सारी इंटेरोगेशन होती है। तो यहाँ से चलें, आपको वो भी आपके माइंड में रहेगा कि इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है। पूछ गिछ करने को इंटेरोगेशन कहते हैं। उससे ऊपर था, हम इसको डिक्लेरेटिव भी या जो मर्जी आप कहें, इसका मतलब होता है डिक्लेयर करना, किसी चीज को बयान करना। तो बयान करने के दो तरीके हैं, ये चीज है या ये चीज नहीं है, ठीक है। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है। आई एम विनर ऑफ दिस मैच, आई एम नॉट विनर ऑफ दिस मैच। आप फिक्रे को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से बयान कर सकते हैं। तो ये डिक्लेरेटिव में आ जाता है। इंटेरोगेटिव भी हो गया, इंपेरेटिव भी हो गया, एक्सक्लेमेटरी भी हो गया। तो ये चार टाइप्स हमने यूजेज के लिहाज से की। तो यहाँ तक मैं दो तीन चीजें और ऐड करता हूँ कि ये जो आज का मुकम्मल सेशन था, इसके अंदर बेसिकली दो चीजें हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और कंपोजिशन ऑफ सेंटेंसेस। अब टाइप्स तो ये 8 होती हैं, 4 हो गई स्ट्रक्चर के लिहाज से और 4 हो गई यूजेज के लिहाज से। इसके बाद आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर डिवीजन ऑफ मार्क्स करें तो इंग्लिश के जो 5-7 नंबर या 8 नंबर हर पेपर में आएंगे, उनमें से 2 आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इनमें से कोई फिक्रा दे देगा, वो पूछेगा ये कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड कम्प्लेक्स है। या फिर इन्हीं फिक्रात की अगली टाइप जो यूजेज है, वो पूछ सकता है कि ये दिया गया सेंटेंस कौन सा है। तो उसमें ओपन द डोर, मे यू लिव लॉन्ग, इस किस्म का कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, उसकी आपने टाइप बतानी। अगली चीज इससे इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, आर्टिकल्स ऐड करें तो 9 हो जाते हैं। उसके अंदर वो लाइन लिखता है एक, जी मैं कर देता हूँ, लाइन लिखता है, लाइन का एक लफ्ज अंडरलाइन कर देता है और वो पूछता है कि ये क्या है। अब अगर सिंपली यहाँ पे ये सेंटेंसेस लिखे हुए भी हैं कुछ, आपसे पूछ लिया जाए कि एक सेंटेंस है, उसमें आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपने तलाश करना है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। तो जो उसने अंडरलाइन करना है, वो आपने देखना है कि वो चीज कौन सी है, वो आपने चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ज्यादा किरदार आगे ग्रामर के यूजेज में भी आएगा। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद, अब देखें ग्रामर हम दूसरे नंबर पे करवा रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि पहले सेंटेंस हो जाए, उसकी टाइप्स हो जाए, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हो जाए, टोटल कंपोजिशन हो जाए, उसके बाद फिर ग्रामर होगी और ग्रामर की बेस पे हम इन्हीं सेंटेंसेस को डील करेंगे एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन क्या होती है कि एक बंदा बात कर रहा है, उसको बाद में किसी और ने बयान कर, ठीक है। तो ये कल के लिए या कल उर्दू का अगर लेक्चर होगा तो ये परसों के लिए होगा। दूसरे लेक्चर में ग्रामर और उसके बाद एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ये दो चीज ऐड की जाएंगी। तो आज के लिए चूंकि ये था, और इसको भी बहुत बेसिक लेवल से करवाने का कहा था, ताकि कोई चीज ऐसी ना हो कि एक बंदा साइंस का तो वो कहते हुए 8वीं क्लास में मैंने पहली बार टेंसेस पढ़े थे, उसके बाद मुझे पता ही नहीं है, तो अब मुझे फिर उसी अंदाज से करवाया जाए।
तो यहाँ एक मैसेज आया था कि जो डिक्लेरेटिव हैं, डिक्लेरेशन क्या होती है? किसी चीज को डिक्लेयर करना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम साहब, मैं आपकी जगह पे बोल कल ही परेशानी हुई है। आप मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर इंग्लिश जानते हैं। मैं इन तमाम से अपॉलॉजी करता हूँ। एक्चुअली मेरा जो मोबाइल है इस पे 2 नेटवर्क हैं, दोनों नेटवर्क इस वक़्त वो जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स का था। ये वाला नहीं सर, जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे ना, उसकी वॉइस कट रही थी, समझ नहीं आई थी कि क्या गया। पहली स्लाइड। ये आपके सामने आ गई है। यही वाली नज़र आ रही है आपको? सर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ से, हाँ जी। इन पे थोड़ा सा वो दे दें एक बार, तब आवाज नहीं आ रही थी। जी, इस क्लास का भी करूँगा कोशिश ये हो पाए क्योंकि आज तो ये बिल्कुल ही हमारे हाथ से क्लास आगे पीछे हुई है स्टार्ट में। आई होप कि आगे ये ठीक चले। अगर इस ये मज़ीद इसमें कुछ मसला हुआ तो मैं रियाज़ साहब से रिक्वेस्ट करके कि मेकअप क्लास को मैनेज कर लूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। शुड वी मूव? यस सर। यस। जी, हम अभी बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। स्पीच के हवाले से जब तक हम ये समझें कि ये जो इंग्लिश है ये बहुत मुश्किल काम है, ये तो हमारे हाथ में आएगी ही नहीं, ग्रेट नहीं है। बल्कि अक्सर स्टूडेंट्स भी ये बोलते हैं, मैंने काफ़ी सारे जो ग्रेजुएट जो है ना ये तो हमें नहीं आते। हेलो, रियाज साहब। जी सर, आवाज ना दरमियान से कट रही थी, अब आ रही है आवाज। हेलो, रियाज साहब मेरी आवाज़ आ रही? जी सर, अब आ रही है आवाज, पहले कट रही मुझे स्लाइड नहीं शो हो रही। चले मैं स्लाइड दोबारा शेयर करूँ। जी प्लीज़। जी सर, स्लाइड आ गई है दोबारा। जी, जज़ाकल्लाह सर। जी, मैं बात कर रहा स्पीच के हवाले से मैं बात कर रहा था और बात चली गई हमारी ग्रामर पे। हमें अमूमन ये बात सुनने को मिलती है हर एक स्टूडेंट से कि बस मुझे तो टेंसेस नहीं आते या मुझे ग्रामर का सही मुझे आइडिया नहीं है। मैंने अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छे भले इंटेलिजेंट जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं और ग्रेजुएट हो चुके होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इंग्लिश के अलावा, वो भी ये कहते हुए नज़र आ रहे होते हैं। हालाँकि एक्चुअली बात सिर्फ़ थोड़े से फ़ोकस की और थोड़ी-सी कंसंट्रेशन की है। यहाँ पे लिमिटेड स्पैन में मैं कोशिश करूँगा कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ थोड़ा-सा डेवलप हो पाए। स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से अगर हम देखें तो स्पीच हम गुफ्तगू को कहते हैं, डिस्कशन को कहते हैं, बहस-मुबाहिसों को कहते हैं। हर वो अ, बात आवाज़ जो आप निकालते हैं वो स्पीच का हिस्सा है। पार्ट्स उसके हिस्से हो गए। जो ग्रामेरियन है वो इस बात पे एग्रीड हैं कि इसके 8 हिस्से होते हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 9 हिस्से बनाते हैं। कैसे वो 9 बनते हैं उस पे मैं बात ज़रूर करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी 8 पार्ट्स जो हैं ये आपने माइंड में रखने हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली 8 होते हैं। हम स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अमूमन इस एस्पेक्ट की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस होता है। हालाँकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो हम स्कूल में जाके पढ़ चुके होते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता। हम उस वक़्त इतना फ़ोकस नहीं करते इस पे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ सादा लफ्ज़ों में तो हर वो कुछ भी बोलने के लिए, बताने के लिए निकाली जाए, किसी भी इंसान का बोलना जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद होती है वो आवाज़। तो इसका पहला जो पार्ट है, पहला जिस जो 8 इसके हिस्से हैं, जो 8 पार्ट हैं, उनमें सबसे पहले है जी नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव। ये लफ़्ज़ एडजेक्टिव है, इसको अमूमन एडजेक्टिव पढ़ा जाता है जो कि जो है एडजेक्टिव एडजेक्टिव। देन वर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोज़िशन है। मेरे सामने से स्लाइड हट गई है सर।
जी रहीम साहब, मुझे तो स्लाइड नजर आ रही है, बल्कि मूव भी हो रही है। मेरा ख्याल नेटवर्क की वजह से आप गायब हो गए। मुझे मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं ये आज जो है ना ये ज़बानी ही कुछ करने की कोशिश कर दूँ। जी, अब मेरे सामने भी आया है कुछ, इसको मैं देखता हूँ ये कहाँ मैं क्या तुम ऊपर ना कॉल ना करने आने देता। जी, मैं दोबारा हाज़िर हुआ तो हूँ। आई होप कि अब ये जो हमारा सेशन है ये एंड तक चलेगा, अब कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह। मेरा डिवाइस जो है वो काम करना शुरू हो गया। अचानक से शाम को इसको कोई मसला हुआ है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हुई है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन। ये लफ्ज़ कंजंक्शन है, जैसे जंग है ना जंग, इसी तरह ये कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। जी, किसी की आवाज़ आई है, कुछ पूछना चाह रहे हैं प्लीज़? अभी आंसर हेलो? हेलो? जी, कुछ पूछा है आपने? ये सर स्लाइड्स नहीं आ रही थी पर आ चुकी हैं। ओके, ओके। तो सबसे पहले इसमें है नाउन। तो नाउन के हवाले से वैसे तो अमूमन जो एक आम फ़हम बात है वो यही है कि नाउन जो है वो किसी चीज़ या किसी जगह का नाम है। इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करना है, इसको थोड़ा-सा और हमने आगे लेके जाना है। देखें, चीज़ या जगह जस्ट नाउन नहीं हो सकती, मतलब यही नहीं, इसके साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो नाउन में शामिल हैं। मैं एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछता हूँ अपने यहाँ पे जो हमारा ये सेशन में मौजूद अटेंडेंट्स हैं इन तमाम से कि मैं आई एम हैप्पी नाउ। ये जो यहाँ पे आई है ये सब्जेक्ट है, एम इसका वर्ब है। हैप्पी जो है ये क्या चीज़ है? हैप्पी एक फीलिंग है, फीलिंग में से एक चीज़ है ना हैप्पी होना, खुश होना। तो एज़ पर ग्रामेटिकल रूल्स जो आइडियाज़ हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो भी नाउन में शामिल होते हैं। इवेंट्स जो होते हैं, वो भी नाउन में शामिल होते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वो भी नाउन में शामिल है। ईद है, जुमा है, ये भी नाउन में ही शामिल है। इट मीन्स कि हम नाउन को वो जो जस्ट एक कैटेगरी में रखते हैं कि इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ पर्सन। इससे थोड़ा-सा हमने आगे लेके जाना है कि नाउन जो है इट रेफर्स टू अ पर्सन, अ प्लेस, फीलिंग्स, एनी इवेंट्स एज़ वेल। और नाउन के हवाले से एक बात और माइंड में हमें रखनी है कि वर्ब के साथ जब आईएनजी लग जाता है तो वो भी नाउन जो है नाउन की जगह पे यूज हो जाता है, जिसको हम जेरेंड बोलते हैं। और अमूमन इस तरह की बात जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी ली जाती है, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाती है बतानी। अच्छा, इस नाउन की जो किस्में हैं अमूमन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो हम सबको पता है कि ये है मौजूद है प्रॉपर खास नाम और जो कॉमन है वो आम नाम। खास जो यूनिक हो, उस जैसा दूसरा कोई मौजूद ना हो। आम जो एक तरह की चीजें काफी सारी जगहों पे मौजूद हो, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। अगर मैं कहूँ लाहौर, इट मीन्स कि ये एक प्रॉपर नाम है। अगर मैं कहूँ बड़ा शहर, तो बड़े शहर काफी सारे होंगे। जो पहला नाम है लाहौर जो है ये प्रॉपर नाउन है। और अगर जो बड़ा शहर है ये हो गया कॉमन नाउन। इट्स सादा लफ्जों में जो प्रॉपर नाउन है इट डिस्टिंग्विशेस अ स्पेसिफिक पर्सन, अ प्लेस और थिंग। और अमूमन इसका जो पहला जो लेटर है वो कैपिटलाइज किया जाता है, इसका टाइटल जो है वो कैपिटलाइज किया जाता है, जितने भी नाम है। देन ये जो प्रॉपर नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं। इस पे हम मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते। देन इसके बाद यहाँ पे जो कुछ स्लाइड में मौजूद है, नाउन एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन आर सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। नाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, हमेशा ही। नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है,
लेकिन जो स्टार्टिंग है वो हमेशा नाउन से होती है या प्रोनाउन से होती है। यहाँ पे सेंटेंस जो बने हुए हैं, मोहसिन इज अ प्रो गोल्फर, बहुत अच्छा गोल्फ खेलने वाला एक बंदा है जी मोहसिन। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मोहसिन की बजाय को मोहसिना की पिक्चर लगा दी गई है और मुझसे इस तरह लग गई है। द बेकरी हैज फ्रेश बेक्ड गुड्स। द बेकरी अंडरलाइन की गई है, बेकरी जगह का नाम हो गया ना, तो पीछे मोहसिन को अंडरलाइन किया गया, ये एक नाउन है इसका, इस सेंटेंस का। देन लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, ऐसे कह लें, थिंग यहाँ पे मैंने लिखा। तो लव को हमने अंडरलाइन किया, ये भी एक नाउन की किस्म है। द डॉग वाज लोनली फॉर मी। डॉग, डॉग भी एक चीज का नाम, एक एनिमल का नाम है, इसलिए इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ये बिल्कुल सादा सी चीजें हैं और आई होप कि आप इनको ऑलरेडी जानते भी हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके हाथ से निकली हुई हैं या आप इसको नहीं जानते हैं। एक सेंटेंस है जी, कैलेब्स लव्स टू प्ले नाइनटेंडो डीएस, ये एक गेम का नाम है। तो इसमें आपने नाउन ढूंढने हैं, नाउन कौन से हैं, क्योंकि ये इंग्लिश नेम है तो इसको मैं थोड़ा सा अगर आसान कर दूं, पहला लफ्ज जो है इस जगह पे आप हसीब लगा दें, हसीब लव्स टू प्ले वीडियो गेम्स। तो मुझे मेरी को हेल्प कर देगा कि इनमें इस सेंटेंस में एक नाउन है या दो हैं, अगर वो दो हैं तो कौन से हैं, अगर एक है तो कौन सा है, प्लीज। सर हसीब लव ये भी होगा, आई थिंक गेम भी होगा। ये आपने हसीब लव्स बोला, तो ये दोनों नाउन है। नहीं, लव्स जो है वो फिर वर्ब में चला जाएगा, हसीब एंड गेम होगा। हसीब एंड गेम, हसीब एंड वीडियो गेम, ये दोनों क्या हैं जी? नाउन। ये दोनों नाउन है। अब इनकी जो आगे किस्में, इस पे हम इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम इसके बाद आगे जाके इस पे हम देखते हैं कि इसकी बाकी जो किस्में हैं वो कौन कौन सी। टाइप्स ऑफ नाउन पे जब हम जा रहे हैं, कॉमन और प्रॉपर को मैं ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द काउ जंप ओवर द मून। वी सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विद अ ग्रेट बिग चॉकलेट केक। अगर आप लोग अटेंटिव होंगे तो ये जो अभी चीज आपके सामने आ रही है, वैसे आप ये समझ रहे हो कि ये तो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए चीजें हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए नहीं है, ये वेरी बेसिक है। इसको एक बार रिपीट करना और रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपके हाथ में नहीं आएगा। मैं अमूमन एक सेंटेंस पूछ लिया करता हूँ सामने वाली क्लास में, जो फिजिकल क्लासेस हैं, मैं यहाँ पे पूछने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद इस तरफ मैं दोबारा आऊंगा। जो इज़म आर वॉज वर वाले सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंस सबसे सादा सेंटेंस हैं जो हम समझते हैं कि आसानी से हम इन पे अपनी ग्रिप बना लेते हैं, हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, ही इज अ बॉय, वी आर गुड स्टूडेंट्स, दे आर फेलोज, दैट इज अ गुड बुक, वी आर गुड फ्रेंड्स। ये इज, एम, आर वाले जितने सेंटेंसेस हैं, इनको अगर हम देखें तो हमें लगता है कि ये सबसे आसान वाले सेंटेंस हैं। तो इनमें से एक सेंटेंस मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि जो अटेंडेंट्स हैं इनमें से एक मुझे उसकी ट्रांसलेशन जो है वो सुना दे। सेंटेंस है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इससे भी आसान, इट इज प्लेजेंट टुडे। इट इज प्लेजेंट टुडे। काइंडली इसको ट्रांसलेट कर दें कोई आप में से एक, प्लीज। सर आज मौसम खुशगवार है। आज मौसम खुशगवार है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। अब इस सेंटेंस में देखें, मैंने स्टार्ट में लिखा, बोला है इट, इट इज प्लेजेंट टुडे। तो जो इट है इसका मानी हम ये लेते हैं ना, तो जी आपने ये नहीं कहा कि ये आज मौसम खुशगवार है, ये आज मौसम खुशगवार है, ये किसी ने नहीं कहा, आपने नहीं कहा। हालांकि होना चाहिए था ना, इट का मानी ये होता है। जी सर। ये क्यों नहीं हुआ? कोई यहाँ पे है कोई अटेंडेंट जो ये इस रीजन बता सकते हैं? सर ये वहीं से गैस हुआ था, इट इज रेनिंग, बारिश के लिए हम ज्यादातर इट का यूज करते हैं ना, आई थिंक के जो होते हैं बेजान उनके लिए इट यूज होता है नाउन लेकिन के हम तौर बारिश को नहीं कह सकते ना, या दिन को बेजान नहीं कह सकते, वो तो एक डिफरेंट एक डिबेट चली जाएगी। पे। तो इंग्लिश दानों के लिए होगी, हमारे लिए तो जनरली बेजान ही है।
चलो शुक्र है कि इस सेशन में कोई एक आध ऐसी अटेंडेंट भी है रिस्पेक्टेड, जो कि बात सुन के समझ के इंटरेक्टिव सेशन में मौजूद है। बाकी लोग तो मुझे लगता है या तो ऑन करके तो टीवी शीवी देखने चले गए हैं। रियाज नदीम साहब पत्नी खुद भी मौजूद हैं या नहीं है? रियाज साहब भी मेरे ख्याल इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ये शायद मौजूद है। नहीं मौजूद है मेरे ख्याल, वो तो ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं, मैंने इनको देखा है। खैर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये बात मैंने पूछी इसलिए है कि आप कह रहे होंगे कि ये हमें नाउन, बेसिक नाउन पे हमें पढ़ाना शुरू कर दिया है। देखें इट जो है ये इंट्रोडक्टरी है यहाँ पे, और जब कोई कोई भी इंट्रोडक्टरी यूज होता है तो वो अपने असल मीनिंग में यूज नहीं होता। इट जब स्टार्ट में यूज होता है और वो मौसम का जिक्र कर रहा हो, वक्त का जिक्र कर रहा हो सेंटेंस, तो उसमें इट का मानी ये नहीं रहता। इट इज 5 o'clock, इट इज इवनिंग, इट इज रेनिंग। ये बाहर बारिश हो रही है हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इसी तरह देयर इज सम मिल्क इन द जग, जग में देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है, तो हम ये नहीं कहते वहां जग में थोड़ा सा दूध है। देखें देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन जब भी किसी चीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी हम बताते हैं तो हम देयर यूज करते हैं। ये दो मिसालें देने का मतलब जस्ट ये था कि ये जो बेसिक्स हैं अगर हमारी ये मजबूत नहीं है तो हम आगे किसी जगह पे भी किसी काम में भी अपना हाथ जो है वो नहीं डाल सकते बेहतर अंदाज में, हम इसको नहीं कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, इसको समझ नहीं सकते। तो मैं दोबारा आता हूँ अपने इस नाउन पे। कॉमन नाउन जो है वो वाले नाउन जो काफी सारी चीजें जो मौजूद हों, और स्पेसिफिक नाउन जो है वो उनको हम क्या कहते हैं जी, प्रॉपर नाउन, जो एक ही जगह पे मतलब उस जैसी कोई दूसरी चीज मौजूद ना हो। We celebrated my birthday with a great big chocolate cake. I ran the 5K race in town last week. इसमें देखें जो बोल्ड करके अंडरलाइन कर दिए गए हैं ये सारे नाउन हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ये कॉमन नाउन है। काओ, मून जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। बर्थडे, केक, रेस, टाउन, वीक। द सर चेरीज वर चॉकलेट चॉकलेट क्यों नहीं नाम होगा, वो भी तो नाम हो गया ना किसी चीज का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चॉकलेट भी नाउन है। यू आर वेरी राइट, और आपने अच्छा इसको ऐड किया है। आई प्लेड बास्केटबॉल इन जिम क्लास टुडे, इन जिम क्लास टुडे। तो इसमें भी दो नाउन यूज हुए हैं, जिम क्लास या क्लास, एक अलग भी हो सकता है ये। अच्छा कोई आप में से कोई मिसाल सुना देगा, बता देंगे इसमें से कॉमन नाउन की, अपनी तरफ से कोई मिसाल अगर देना चाहें, आप कुछ पूछना चाहें। ये एक सेंटेंस है, शॉन कट द ग्रास। कॉमन नाउन कौन सा है इसमें? ग्रास। 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 शॉन क्यों नहीं है? नाम है ना। हाँ जी, वो स्पेसिफिक नेम है, एक पर्सन का नेम है, जस्ट एक पर्सन का नेम है। ठीक कह रहे हैं आप। आगे इसकी तफसील वही है जो जिसकी वजह से आपने इसको समझ लिया है, क्योंकि ग्रास जो है ये एक कॉमन नाउन है, ये डिफरेंट जगह पे पाया जाता है, ये इसलिए स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज वाई ये हम इसको क्या कहेंगे जी, कि ये कॉमन नाउन है। अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन पे, थोड़ी सी इसकी मिसाल देख लें कि आवर मिडिल स्कूल, वेस्ट मिडिल स्कूल, किसी भी स्कूल का नाम इज अ ग्रेट प्लेस टू लर्न। ये एक स्पेसिफिक नेम हो गया तो ये प्रॉपर नाउन में चला गया। ग्रैंड मॉल can be hectic during the holidays. Grand Mall is a specific place for some purpose. Ali and Ahmed are the best kids in the world. तो अली एंड अहमद ये दोनों स्पेसिफिक हो गए, वो वाले अली जो जिसकी वो बात कर रहे हैं। Then I went to cinema to watch the movie मौला जट। आजकल मौला जट के बड़े नाम शाम चल रहे हैं, तो मौला जट एक प्रॉपर नेम हो गया। इसी तरह सिनेमा का नाम जो होराइजन सिनेमा है ये भी एक प्रॉपर नेम हो गया। Then moving forward, now let's try proper noun. Remember they name a specific person. ये हमने काफी देख लिया मेरे ख्याल है, हम इस पे आगे जाते हैं, हम ऑलरेडी काफी लेट हैं। जो नाउन है इसमें कुछ और भी मैं ऐड करता जाऊं इससे पहले कि हम प्रोनाउन पे जाएं। कंक्रीट नाउन होते हैं कुछ। कंक्रीट नाउन क्या होते हैं? जिनको हम परसीव कर सकते हैं, जिनको हम अपनी सेंसेस के जरिए समझ सकते हैं, यानी हम सुन सकते हो, हम टच कर सकते हो,
हम उनको टेस्ट कर सकते हैं, हम उनको स्मेल कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। जैसे टेबल है, एप्पल है, रैबिट है, एयर है, विच कैन बी टच्ड, ऐसे भी कह लें। वैसे तो मटेरियल नाउन होते हैं, लेकिन कंक्रीट नाउन जो है, मटेरियल और कंक्रीट में ये डिफरेंस है कि मटेरियल कैन बी टच्ड एंड कंक्रीट कैन नॉट बी टच्ड और कैन बी टच्ड, दोनों तरह से हो सकता है, यानी वो हमारी 5 सेंसेस से रिलेटेड होती है। देन एक इंपॉर्टेंट इसकी टाइप है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम टच नहीं कर सकते। वो हमारी क्या है जी, जो हमारे सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, वो सारी की सारी चीजें, हमारा एंगर है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी करेज है, हमारा लव है, ये क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रिएटिविटी है, डेमोक्रेसी है, जिनको हम जिसका हम नाम ले सकते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक और इम्पोर्टेंट इसकी टाइप है जो अक्सर पूछ ली जाती है, वो है कलेक्टिव नाउन। ये जो है, इट फंक्शन एज अ सिंगुलर नाउन व्हाइल रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ये बजाहिर जो है ये सिंगुलर नाउन होता है, जबकि रेफर कर रहा होता है ज्यादा चीजों को, ग्रुप को ये रेफर कर रहा होता है। और कलेक्टिव नाउन जो है, ये पूरे ग्रुप को जब ये रेफर कर रहा होता है, तो ये एक वन यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। द टीम प्लेज वेरी वेल। टीम, टीम जो है ये एक सिंगुलर एक वर्ड है, जिसने कलेक्टिवली पूरे तमाम जो इंडिविजुअल उसमें मौजूद हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्राउड है, फ्लॉक है, कमेटी है, मनी, a sum of money, a sum of money can be a collective noun. Moving forward, कंपाउंड नाउन होते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं आपको आइडिया दे दूं, जब दो सिंगल नाउन इकट्ठे मिला दिए जाएं और उनका उनसे कोई नया लफ्ज बन जाए, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे पेस्ट है, टूथ पेस्ट, दो डिफरेंट नाम है लेकिन उनको मिला के हमने कंपाउंड नाउन बना दिया। हेयर कट, आइस क्रीम, पोटैटो चिप, दो डिफरेंट डिफरेंट सिंगुलर सिंगुलर नाउन है, उनको हमने मिला के तो क्या कर लिया, कंपाउंड नाउन बना दिया। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बस ये दो नाउन की दो किस्में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने बाकी के पार्ट्स की तरफ। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो काउंट किए जा सकते हैं, जैसे नाम से जाहिर है काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन जो है ये अमूमन कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन ही होते हैं, जैसे टेबल है, एप्पल है, रैबिट है, स्टूडेंट्स हैं, चेयर्स है, बुक्स है, ये सारे जो हैं ये काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड, सीधा सीधा जिनको गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। यू डोंट से दैट यू हैव ए हैप्पीनेस और 3 हैप्पीनेसेस, कि आपको एक खुशी है या 3 खुशियां हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस है, वो एक ही है, हमें खुशी है इस बात की। तो इसका कोई प्लूरल फॉर्म भी अमूमन नहीं होती। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो भी अमूमन नहीं होती। सॉल्ट है, ये अनकाउंटेबल है। लगेज है, एडवाइस है, ये अनकाउंटेबल है। मिल्क है, ये अनकाउंटेबल। हम नहीं कहते कि एक मिल्क दे दें, 2 मिल्क दे दें, ऐसा नहीं होता। यानी जो मेजर किया जा सकता है ना, वो भी अनकाउंटेबल में ही इसमें आता है। तो ये कुछ इसकी बेसिक बेसिक कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और मैं तमाम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से आप डिफरेंट मटेरियल जो है उनको जरा सॉर्ट आउट करें। हम भी कोशिश करेंगे आपको इस ग्रुप में चीजें जो हैं वो भेजने की। फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम बैठेंगे, तो ये जो पिछले सेशन में हमने जो बातें की हैं, अगर इसमें से कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में नहीं आ रही या आप इसमें कुछ इलेबोरेशन चाहते हैं, तो वो जरूर आप पूछिएगा। आज का सेशन वैसे थोड़ा सा ये नेटवर्क की वजह से हमें परेशानी बनी रही, उसकी अपॉलॉजी जो है वो हम पहले भी कर चुका हूँ। नेक्स्ट कम्स प्रोनाउन। नाउन की क्योंकि काफी सारी बात हो चुकी, नाउन की जगह पे जो लफ्ज यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन।
अब मैं कहूँ अली इज अ गुड बॉय, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली गोज टू कॉलेज, अली गोज टू स्कूल। अब ये 3 सेंटेंस बन गए, तीनों में मैंने अली का लफ्ज 3 बार यूज कर लिया। इस रिपीटेशन से बचने के लिए पहली बार हम नाम लिखेंगे, देन बाकी 2 सेंटेंसेस में हम अली की जगह पे उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। वो क्या है जी? वो है ही। और ये जो ही, शी, इट, दे, them, I, my, you, himself, herself, our, whose, whom, anybody, anyone, herself, yourself, themselves, someone, ये सारे के सारे प्रोनाउन, ये डिफरेंट प्रोनाउन के आगे कुछ इसकी किस्में भी हैं। उसकी तरफ जाने का भी मेरे ख्याल है टाइम हमारे पास नहीं बच रहा। आपकी स्लाइड जो आपके सामने शो हो रही है वो बता रही है प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। इंस्टेड ऑफ सेइंग Alina likes to eat, you can say she likes to eat. What is the pronoun in the following sentence? यहाँ पे जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है इसमें से आपने प्रोनाउन ढूंढना है। I sing loudly in the shower, इसमें प्रोनाउन क्या है? आई Can होगा। anybody- होगा नहीं, होना चाहिए, है, ये बताना है। सर आई। ओके जी, आई ही इसमें प्रोनाउन है। ये पर्सनल प्रोनाउन है एक्चुअली, और जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आई, इसी आई को देखें ना तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई, माई, मी, माई सेल्फ, ये इसके पर्सनल प्रोनाउन है। आई हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में ही आपने देखा होगा, मी सेंटेंस के एंड पे देखा होगा, यानी इसका सब्जेक्टिव केस आई है, ऑब्जेक्टिव केस इसका जो है वो मी है। आई, माई, मी। और माई सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव केस है। ये सारे के सारे प्रोनाउन ही हैं। जो पर्सन है इंग्लिश में 3 होते हैं, लगे हाथों ये भी बताता चलूं। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, यानी जो बोलने वाला है, जो बोलने वाले हैं वो फर्स्ट पर्सन है, और जो सुनने वाला या सुनने वाले हैं वो सेकंड पर्सन है, यू जिसको हम कहते हैं। और जो मौजूद नहीं है, जो एब्सेंट हैं, वो थर्ड पर्सन होते हैं। जी, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव। एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा वर्ड जो के नाउन के मतलब में इजाफा कर दे या उसमें कुछ कमी कर दे, उसके मतलब को मॉडिफाई कर दे सादा लफ्ज में, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे बॉय, बॉय एक नाउन है। गुड बॉय, बैड बॉय। अब गुड और बैड ये दोनों लफ्ज लगाने से उस बॉय की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कमी या बेशी हुई। तो ये जो गुड और बैड ये दोनों वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव है। बिल्कुल सादा सी इसकी जो मैंने कोशिश की है इसकी आपके सामने एक्सप्लेनेशन देने की। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। अगर इसमें कोई इस हवाले से कोई इशू है तो वो जरूर अभी मुझसे पूछ लें। ये बिल्कुल सादा सा और आसान सा काम है। एडजेक्टिव, an adjective is a word that describes a noun or pronoun. It tells what kind of, एक्चुअली मुझे कॉल्स दरमियान में बार बार आई हैं जी। इट टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मेनी और विच वन। ग्रीन शर्ट, शर्ट एक नाउन है तो ग्रीन हो गई, तो ग्रीन ने इसको मॉडिफाई कर दिया। इसी तरह लाइम्स हैं तो ये 100 लाइम्स हैं, ये इन लाइम्स को इस लफ्ज ने मॉडिफाई कर दिया। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, एलिना हैज ब्लॉन्ड हेयर। इसमें आपने मुझे एडजेक्टिव बताना है प्लीज। इज देयर एनीवन हु कैन हेल्प मी? सर ब्लेंड। ब्लॉन्ड हेयर को इसने मॉडिफाई कर दिया। एग्जैक्टली। कैन आई आस्क योर नेम? ये जो मुसलसल मुझे हेल्प कर रही हैं प्लीज। सर रास्ता। रास्ता, you are good in supporting your teachers. May you succeed, मेरी ये दुआ है। नेक्स्ट ये स्लाइड पे एक्चुअली जो है ये वर्ब की कुछ मिसालें जो हैं वो पुट कर दी गई हैं। वर्ब, वर्ब क्या होता है जी?
वर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो हमें ये बताता है कि कोई काम हो रहा है। सादा लफ्जों में कोई काम, स्टेट ऑफ बीइंग भी इसी को हम कहेंगे, जो वर्ब की एक किस्म, वर्ब जो है ये हमें बताता है। अब वर्ब की जो पहचान है, ये वैसे अमूमन हर बंदे को इस बारे में पता होता है कि वर्ब क्या है, लेकिन इसकी जो पहचान है वो कैसे की जाए, इसके लिए सादा सी कुछ मैंने डिवाइस की हुई है स्ट्रेटजी। वर्ब वो होता है जिसकी पास्ट फॉर्म बनती है। वर्ब वो होता है जिसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आप नाम से परेशान नहीं होना इससे प्लीज। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दुनिया में कहीं पे भी थर्ड फॉर्म नहीं बोला जाता सिवाय सब कॉन्टिनेंट के। ये यहाँ पे ही हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी तीसरी फॉर्म। मैं अगर कहूँ गो, वेंट, गॉन, बड़ा आसान सा वर्ब है। तो ये गो जो है ये इसकी मेन फॉर्म है, रूट फॉर्म है। जो वेंट है ये इसकी पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब पहचान के हवाले से मैं बात कर रहा था। हर वो लफ्ज जिसकी ये पास्ट फॉर्म बने, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बने और आईएनजी फॉर्म भी बने। आईएनजी फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। यानी गो के साथ गोइंग हो गया, हेल्प हेल्पिंग हो गया, ये वर्ब है। अब वर्ब और नाउन दोनों को जरा सामने रखें, इनको कंपेयर करें। अगर मैं कहूँ डोर, तो हम डोर्ड, भी कह डोर, जी प्लीज। सकते, जो आईएनजी वाली फॉर्म है इसको फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं या वो वैसे ही कहते हैं? कह सकते हैं फोर्थ फॉर्म, लेकिन ये यहाँ पे ही है। वैसे ये जी प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंड है, जो जी सर। आईएनजी वाली फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म हम यहाँ पे ही कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंड है, ये दोनों में से एक चीज सर होती है। एडजेक्टिव भी बता दें, मैं मेरी मिस हो गई थी क्लास। एडजेक्टिव, जी जी जी, सर। एडजेक्टिव जो है नाउन को मॉडिफाई करता है। यानी कैट, मेरे पास ही मेरी कैट यहाँ पे मौजूद है। ये कैट एक नाउन है, और ब्लैक कैट अगर मैं कह दूं तो ये ब्लैक जो लफ्ज है ये एडजेक्टिव है। हर वो लफ्ज जो किसी नाउन की मानी में तब्दीली कर देता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। सादा सा इसका एक रूप है। सर अभी एक ना बीपीएससी में हमें क्वेश्चन आया था कि आइडेंटिफाई करना था एडजेक्टिव। जी जी। उसके अंदर ना वो था क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट एंड क्विकली। हम्म। मैंने क्विक किया था, वैसे सही हो गया था बट मतलब गैस ही किया था, लेकिन इसकी मतलब कोई खास पहचान है कि एलवाई आता है एंड पे या वैसे ही? एलवाई वाले जो हैं वो एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव नहीं होते। अच्छा आप सॉरी, फिर वो, जी ये थैंक यू। एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं मैम। जी, ठीक है हमारे करें प्लीज। जी। इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा था कि वर्ब और नाउन में हमने डिफरेंस जो है वो पहचानना है। वो कैसे है? नाउन की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, नाउन की पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म नहीं बनती। यानी डोर, डोरिंग नहीं होता, आपने कभी नहीं सुना होगा। कैट है, कैटिंग नहीं होता। बुक, बुक जब हम किताब के हवाले से बात करें तो वो बुकिंग नहीं हो सकती। तो हर वो लफ्ज जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, जिसकी पास्ट फॉर्म नहीं बनती, जिसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बनती, वो नाउन है। जिसकी ये तीन चार चीजें बनती हैं वो वर्ब। सो सिंपल इसकी ये मैंने एक तरीकेकार डिवाइस किया है जो आपके सामने मैंने कोशिश की है कि जितना ज्यादा हो सके। यहाँ पे लिखा है मैंने कि अ वर्ब इज द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, इट शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। वो लफ्ज हमें बताता है कि कोई या कोई बंदा या कोई चीज क्या काम कर रहा है। दैट इज एवरीथिंग। जी। A verb is the action of the sentence. What is the subject doing? In the example below, find out the verb. Elena is running. What is Elena? रनिंग। What is Elena doing? Running हो गया। पहले सेंटेंस में वैसे क्वेश्चन जो है वो अगर आपने समझा हो व्हाट इज एरिन या अलीना, तो ये क्या होगा आपको बताएंगे? सर एरिन तो वो होगा नाउन, हम्म। एंड हम्म। जो है वो होगा वर्ब। आपने मुझे क्या अपना नाम बताया? राशिदा बताया है? जी सर। ये ऐसा तो नहीं है कि इस क्लास में सिर्फ आप हैं और मैं मौजूद हैं? नहीं सर, कोई एक नहीं और सर भी है। ऐसा
तो बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे? मैं बिल्कुल इस बात पे मेरा गिला है आप लोगों सर हम साइंस वाले स्टूडेंट है ना, तो हम समझ रहे हैं कि ये हम बहुत सालों बाद पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा आसान अब मेरा ख्याल है मैं शायद कर ना पाऊं, फिर भी अगर नहीं आप समझ समझ। आ रही है, अटेंटिवली सुन रहे हैं ताकि हमें समझ आए। ओके ओके, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं जी। टाइम हमारे पास क्योंकि शॉर्ट हो रहा है जी। सेंटेंस है द फिश जंप क्विकली फ्रॉम द वाटर। ये तो एडवर्ब की तरफ चला गया। ये सेंटेंस यहाँ पे, हाँ जी, एडवर्ब ही है जी। अब आपने अपने जो पीछे हमने पढ़ा उसको जरा फ्रेश रखते हुए एक बात और समझनी है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि ग्रामर के हवाले से कभी ये परेशानी नहीं लेनी, खुद को ये नहीं बताना। साइकोलॉजिकली जब हम ये बताते हैं कि ये तो मेरी समझ में नहीं आता, तो वो कभी भी समझ में नहीं आता। आपने खुद को ये बताना है क्या, यू हैव राइट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट, कि एडजेक्टिव क्या है जो नाउन में तब्दीली करता है, और एडवर्ब क्या है जो वर्ब में तब्दीली करता है। मैं रिपीट करता हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। एडजेक्टिव वो लफ्ज है जो किसी भी नाउन में उसके मानी में तब्दीली लेके आता है, मॉडिफाई करता है उसको। किसी दूसरे एडजेक्टिव को भी कर सकता है, कुछ और इसमें भी चीजें हैं, लेकिन मैं जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव किसी नाउन के मानी में तब्दीली कर देता है, जबकि एडवर्ब किसी वर्ब के मानी में तब्दीली कर देता है। जैसे मैंने कहा कैट और ब्लैक कैट है, इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है जंप। जंप एक वर्ब है, जंप की पास्ट फॉर्म है जंप्ड। उसके बाद क्विकली, तेजी से जंप लगा। जैसे कैट ब्लैक कैट हुई, इसी तरह जंप क्विक हो गया, क्विकली हो गया। अमूमन एडवर्ब जो है ये एल वाई एंड के एंड पे लगाया जाता है, जितने जो एडवर्ब्स हैं अमूमन। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम जो एडवर्ब्स हैं वो जो है एल वाई के साथ ही हो। उसकी डिफरेंट और भी बन सकती हैं। मतलब इस लफ्ज को हम डिफरेंट अंदाज में भी देख सकते हैं। मतलब मैं इसकी कुछ मिसालें आपके सामने वैसे एल वाई के साथ ही बोल देता हूँ कि होपलेसली है, स्केर्सली है, सेफली है, एंक्शियसली है, इक्वली है, अर्जेंटली है, ओपनली है। टू जो लफ्ज है TWO2, अमूमन ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी एडवर्ब में ही शामिल है। स्पेशली है, ऑनेस्टली है, फुली है, लाइवली, क्लोजली, फ्राइटफुली, एक्चुअली। ये तमाम के तमाम जो है ये एडवर्ब्स हैं। आप कोशिश करें नेट पे जाके भी, तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे इनकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। अगर आपको कोई इशू बनता हो किसी सेंटेंस में, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं इसी इसी ग्रुप में ही। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको सेटिस्फाई कर सकूं। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसको जरा गौर से अगर हम देख लें, इट डिस्क्राइब्स हाउ द एक्शन इज परफॉर्म। दे टेल हाउ much, how often, when and where something is done. एडवर्ब कि कैसे को काम किया गया, और कितना ज्यादा हुआ, कितनी बार हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। ये एडवर्ब, यहाँ से एडवर्ब की आप पहचान कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इसको आगे ले जाते हैं क्योंकि इस पे कंजंक्शन, ये लफ्ज कंजंक्शन है, जंग, जंग से। तो कंजंक्शन क्या होते हैं जी? कंजंक्शन ये एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। एक से ज्यादा लफ्ज भी समटाइम आपके सामने आते हैं, लेकिन वो जरा एडवांस लेवल पे हैं। दैट जॉइंस वर्ड और वर्ड ग्रुप्स टुगेदर। जैसे बट है, एंड है, और है, नॉर है, ऑल्दो, येट, सो, आइदर, नाइदर, हाउएवर, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे कंजंक्शन है, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में ब्रिज करने वाला, ब्रिजिंग वर्ड्स। इसको, इसकी सादा सी डेफिनेशन जो है वो आप कहेंगे ब्रिजिंग वर्ड्स। सेंटेंस नीचे लिखा है वी एट पिज्जा एंड ड्रैंक पॉप फॉर डिनर। ये दो सेंटेंस है, वी एट पिज्जा, दूसरा सेंटेंस है वी ड्रैंक पॉप फॉर डिनर। एंड को इसके साथ जोड़ा गया तो वी एक बार यूज हुआ,
तो यहाँ पे एंड जो है वो कंजंक्शन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, एरन लव्स टू स्विम एंड प्ले एट द बीच। यहाँ पे बीच, स्विम, एट एंड एंड, इनमें से कंजंक्शन कौन सा है? एंड ही होगा। ये होगा वाली बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई वैसे, ये है क्यों नहीं? तो ये लाजम है, एंड ही होगा। जी एंड ही है। इसमें देखें, एरन जो है ये नाउन है, लव्स जो है ये वर्ब है, स्विम भी वर्ब है, एक्चुअली ये टू स्विम है, इन्फिनेटिव इसको हम बोलते हैं, एंड कंजंक्शन है, प्ले भी कंजंक्शन है, और एट द बीच, एट जो है ये प्रेपोजिशन है, और दी आर्टिकल है, बीच एक नाउन है। सर टू स्विम को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। बहुत अच्छा अच्छा। क्वेश्चन आपने किया है। जब किसी वर्ब से पहले टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनेटिव होता है। ये इन्फिनेटिव भी एज अ नाउन समटाइम यूज कर लिया जाता है, जैसे टू स्मोक इज नॉट अ गुड हैबिट। स्मोकिंग होता है ना, इसी टू स्मोक अगर हम कर दें, टू स्मोक, ये जो है ये एज अ नाउन भी समटाइम यूज, एज अ सब्जेक्ट भी समटाइम यूज हो जाता होता है। तो वर्ब से पहले अगर हम टू लगा दें तो वो क्या होता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहलाते हैं। इसके बाद है प्रेपोजिशन। पोजीशन, पोजीशन किसी एक जगह को हम कहेंगे पोजीशन, और प्री पोजीशन एक्चुअली तो पोजीशन से पहले। तो ये आपके सामने, शी वर्क्ड एट हर डेस्क, हमें इसकी पोजीशन का पता चल रहा है यहाँ से कि उसकी पोजीशन क्या है, एट है, एट से हमें पता चल रहा है कि ये उसकी पोजीशन है। प्रेपोजिशन के हवाले से, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है ये एक आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ है पार्ट, क्योंकि ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंटली यूज किया जाता है। ऑन जो है ये एट या इन, ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंटली यूज होता है। ये एज पर यूसेज जो है ये आप इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। एक ही लफ्ज डिफरेंट जगह पे डिफरेंटली यूज हो रहा होता है। तो प्रेपोजिशन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आसान बनाने की कोई तरतीब बनाऊं प्रेपोजिशन के हवाले से। देखें, प्रेपोजिशन जो है मुख्तलिफ जो ग्रुप ऑफ वर्ब्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं किसी भी एक सेंटेंस में, उनका दूसरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनके साथ एक ताल्लुक हमें बताता है कि वो किस तरह से वहां पे मौजूद है। इस डेफिनेशन को एक बार हम देखेंगे तो थोड़ा सा फिर हम इसको मजीद आगे देखते हैं। प्रेपोजिशन एज अ वर्ड दैट शोज पोजीशन और डायरेक्शन, पोजीशन बताता है या डायरेक्शन बताता है। सम एग्जांपल जो है, इन, आउट, अंडर, ओवर, आफ्टर, आउट, इनटू, अप, डाउन, फॉर एंड बिटवीन। ये जो 4, 5, 8 सेंटेंस ये इसकी एग्जांपल लिखी गई हैं, इनको अगर गौर से हम देखें तो इनसे ही हमें आइडिया हो जाता है कि प्रेपोजिशन जो है एक्चुअली वो वो क्या है। इसकी जो पिक्चर है वो मैं कोशिश मैंने की कि कोई एक अच्छी सी पिक्चर यहाँ पे मैं कर सकूं, लेकिन मेरा लैपटॉप क्योंकि साथ नहीं दिया उसने आज यहाँ पे, तो वहाँ पे तो काफी इसका डेटा मौजूद था। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि कोई डेटा या यहाँ पे आपके ग्रुप में डेटा शेयर कर दूं। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट किसी चीज के सामने, ये इसकी पोजीशन हो गई। बिहाइंड किसी चीज के पीछे, ये इसकी पोजीशन हो गई। इनसाइड किसी चीज के अंदर, ये भी इसकी एक पोजीशन है। आउटसाइड, ये इसकी पोजीशन है। इनसाइड और आउटसाइड दो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ओवर एंड अंडर, ओवर ऊपर और अंडर उसके नीचे। ऑन टॉप, ऑन द बॉटम, ऑन ऊपर। अब एक ओवर है एक ऑन है। ऑन तब है जब कोई चीज किसी चीज से बिल्कुल जुड़ी हुई है, और ओवर तब है जब वो उससे जुड़ी हुई नहीं है।
इसी तरह नेक्स्ट टू भी हो सकता है, बिटवीन भी हो सकता है, दो चीजों के दरमियान में जो है वो बिटवीन होता है। जब भी दो चीजों के दरमियान बात हो रही हो तो बिटवीन है, दो से ज्यादा चीजों के दरमियान बात हो रही हो तो वो अमंग होती है। preposition is a word that shows position direction। इनकी मैं बता दी, I ran towards the school bus। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है आपने खुद से, what did I do? I ran। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है where, in which direction did I run? ये जो नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन है, in which direction did I run, ये हमें बताएगा कि preposition क्या है। तो towards की तरफ इसने हमें बताया, पोजीशन हमारी बता दी। तो कौन सा इसमें प्रेपोजिशन क्या है? टुवर्ड्स है इसमें। आई होप कि इस बात को आपने समझ लिया होगा। ये थोड़ा सा लंबे वाला टॉपिक है, मैंने थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की है, इसको आप खुद से तैयार करेंगे। ये आप तमाम लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी है कि प्रेपोजिशन पे आप थोड़ा सा काम करेंगे, क्योंकि ये एक लेंथी और एक्सक्लूसिव वर्क है। यहाँ पे इतने थोड़े से टाइम में इसको मैनेज नहीं किया जा सकता था। मैंने एक आइडिया आपको दिया है, आपने कोशिश करनी है कि इस पे थोड़ा सा अपने तौर पे काम करना है। नेक्स्ट हमारी जब क्लास होगी तो हम इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन बात वही करेंगे जो इसको देख के आएंगे, नहीं तो फिर रियाज नदीम साहब तो फिर पहले से मुझे बता चुके हैं कि यहाँ पे लोग सुकून में हैं और वो जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, प्योर साइंसेस को गौर से पढ़ते हैं, बाकी चीजों को उतना गौर से नहीं पढ़ते। नेक्स्ट एक चीज है वो है जी इंटरजेक्शन। प्रेपोजिशन में उनके प्रेपोजिशन याद करके आने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करते होते थे, मतलब कहाँ पे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। याद नहीं करना, याद करना तो रट्टा लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। आपको लगा है कि अब तक की इस सेशन में किसी जगह पे मैंने आपसे ये कहा है कि इसको याद कर लें? मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट डेवलप करने की, कॉन्सेप्ट ही डेवलप कर। मैं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा ना, या फिर वो इस तरह से क्वेश्चन होगा कि इसके साथ कौन सा आएगा, इस तरह से? दोनों आ सकते हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन भी आ सकता है, आइडेंटिफाई करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये क्या है, और ये भी हो सकता है मिस कर दिया जाए वहां पे और आपसे कहा जाए कि यहाँ पे प्रेपोजिशन लगाएं। तो वो जब आप पढ़ेंगे इसको अपने तौर पे तो फिर ये दोनों पे आपकी ग्रेप आ जाएगी, बन जाएगी। आपने इसको अपने तौर पे देखना है। अब तो इतने ज्यादा सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको गौर से पढ़ेंगे। कहीं पे कोई मसला होगा, आपके क्वेश्चन ज़ाहिर तभी क्वेश्चन होंगे जब आप उसको गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे। और प्लीज अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बात ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आ रही और आप ये सोचें कि मैं ये पूछूं तो क्या कहेंगे कि इसको ये भी नहीं पता, इस बात से बाहर निकल आए। जब आप इस बात से बाहर निकलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज तो फिर मामला जो है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। वो दुनिया क्या कहती है वाला मामला जो है वो उसको हम किसी भी सूरत में मतलब रिकमेंड नहीं करते। जी, इंटरजेक्शन की बात हुई थी। इंटरजेक्शन जो है ये एक ऐसा लफ्ज होता है विच शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सडन इमोशंस। इमोशंस जो हैं ये खुशी के भी हो सकते हैं, गम के हो सकते हैं, दुख के हो सकते हैं, परेशानी के हो सकते हैं। किसी भी तरह का लफ्ज वो इंटरजेक्शन में शामिल है। हमने सिर्फ हुर्रा और वाओ और बस यही कुछ दो चार ही देखे हुए हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो इंटरजेक्शन है ये किसी भी लफ्ज का इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन बन सकता है। यानी हम कोई भी बात बोल रहे हैं ना, अगर उसमें हमारी फीलिंग्स शामिल हो गई हैं तो वो इंटरजेक्शन हो सकता है। ये इंटरजेक्शन जो है ये इसके एंड पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगाते होते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कौन सा साइन होता है? मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते होते थे कि उल्टी तीली, माचिस की उल्टी तीली, वो जो हम एक लाइन लगा के नीचे डॉट लगाते हैं, जैसे ये आपके सामने शो हो रहा है। ये वाओ के आगे, आउच के आगे, सुपर्ब के आगे ये जो एक साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको हम बोलते हैं, ये इंटरजेक्शन के आगे लग। जी प्लीज। उल्टा आई, जी छोटा आई। एग्जैक्ट, जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये उल्टा आई ही है एक्चुअली। तो कुछ सेंटेंसेस में आपके सामने मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ कि अगर ओह माय गॉड, वाओ, या हे, अब
बोलते हुए जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैं कहीं पे कोई भी ऐसी बात सुनकर जवाब देने के लिए या अपने तौर पे बोलने के लिए मेरी कोई फीलिंग्स उसमें शामिल है। ओह माय गुडनेस, आई टुक द रॉन्ग की विद मी। अब देखें, मैंने एक गलत की उठाई अपने साथ और खुद को ही मैं कह रहा हूँ कि ओहो, अब मैंने ये क्या कर दिया। अब डिफरेंट लफ्ज जितने हमारे सामने आते हैं वो लफ्ज जो है अगर किसी फीलिंग्स में चले गए तो वो तमाम के तमाम इंटरजेक्शन में चले जाएंगे। इसकी आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है इंटरजेक्शन की, जितनी ज्यादा लिस्ट बन सके वो आपने शेयर करनी है अपने तौर पे इस ग्रुप में, या आप तमाम के लिए एक असाइनमेंट है कि आपने इंटरजेक्शन के लिए जो लफ्ज यूज होते हैं, जो सेंटेंसेस यूज होते हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएंगे, उनको खुद से समझेंगे आंखें बंद करके। रोब डालने के लिए एक दूसरे पे कि मैंने ज्यादा फाइंड आउट कर लिया है, वो नहीं भेजना, खुद समझना है। जब समझ आ जाए तो उसको आपने आगे भेजना है। जिसकी समझ ना है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, यहाँ पे एक सेंटेंस है, वाओ यू डिड अ फैबुलस जॉब। तो इसमें इंटरजेक्शन जॉब है, फैबुलस है, सर वाओ। वाओ वाओ है, फेबुलस, ये सिर्फ फेबुलस ये लफ्ज भी हो सकता है इंटरजेक्शन के तौर पे। यानी अगर बाबर आजम हमारा ये वर्ल्ड कप जीत के आ जाता तो हम कहते फेबुलस। तो फेबुलस जब ये अभी मैंने बोला है तो उसमें मेरी इमोशंस शामिल थी, मैं अप्रिशिएट कर रहा था, मैं खुश हो रहा था, इसलिए फेबुलस जो है ये इट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन इंटरजेक्शन। सर अगर उसके सामने ये निशान होगा तो ही ये होगा या फिर इसके बगैर भी हो जाएगा? हर इंटरजेक्शन के सामने निशान लगाना होता है, जरूरी जी। नहीं है कि आप मतलब एक लफ्ज आपके सामने बोला गया तो आपको अगर पता चला कि ये इंटरजेक्शन है तो आप उसके आगे निशान खुद से भी लगा सकते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमने लकीर का फकीर नहीं बनना, हमने कॉन्सेप्ट लेना है। लफ्ज हमें अगर पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग के अंदर आ रहा है तो वो इंटरजेक्शन है। अभी मैंने आपके सामने ये वाव लिखा हुआ था पहले मैंने, तो फेबुलस मैंने बोला है तो फेबुलस मैं बोला तो इट मींस कि आई एम अप्रिशिएटिंग समवन। इट मीन्स कि ये भी एक इंटरजेक्शन बन गया। आप फेबुलस के सामने भी जो उल्टा आई आपने अभी एक डिवाइस किया है ये हम लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे जो अमूमन ग्रामेरियन जो है वो 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड करते हैं वो है आर्टिकल। तो आर्टिकल का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो ए एंड एन है, ए एन एंड दी, ये 3 लफ्ज हैं, ये आर्टिकल होते हैं। इसकी 2 किस्में हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। मुझे पता है आप लोग थक गए होंगे, लेकिन ये आखिरी बात है, इंशाल्लाह इसके बाद ये बात खत्म हो रही है। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? दी, एक ही आर्टिकल है, एक ही लफ्ज है। और इनडेफिनेट ए एंड एन, ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। एन जो है वो हर उस लफ्ज के सामने लिखा जाता है जो बोलते हुए जिसको पहला लेटर जिसका अलिफ या आइन की आवाज दे, उसके उसके सामने हम एन लगाते हैं अगर वो सिंगुलर है, और बाकी तमाम के साथ हम ए लगाते हैं, जबकि जो डेफिनेट आर्टिकल है वो दी है। कुछ ग्रामर वाले जो हैं, ग्रामेरियन मैंने अभी कहा, वो इसको 9वां 9th पार्ट मानते हैं, जबकि कुछ इसको एडजेक्टिव में शामिल करते हैं कि ये भी एक एडजेक्टिव ही है। आई होप कि मैं अपनी बात को कुछ कन्वे कर पाया हूँ। इन तमाम बातों में से अगर कोई बात आपको आपने समझनी है, दोबारा से कुछ पूछना है तो प्लीज पूछें। अदरवाइज मैं रियाज नदीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज तशरीफ लाएंगे यहाँ पे। जी सर, मैं सुन रहा था और मेरे इल्म में इजाफा हो रहा था। जाहिर है हम तो देसी आदमी है, हमारी इंग्लिश भी बड़ी देसी सी है, चले आपसे हम सीखते हैं चीजें। रियाज साहब, अब मैं यहाँ पे अगर बोलूं और आपकी तारीफ करूं तो वो जरा ये हो जाएगा कि ये सारे लोग समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को, आप तू मैनू राणा कहे तो मैं तेन चौ, हम उस तरफ नहीं मिले जाते। मुझे पता है आप माशाल्लाह स्किल्ड हैं, लर्नड पर्सन हैं। आई होप कि मैं अपने हिस्से का कुछ काम कर पाया। मैं अगेन आई सीक अपॉलॉजी फॉर नॉट बीइंग सो कंसिस्टेंट। एक्चुअली मेरा लैपटॉप जो है वो आज कुछ काम ठीक से नहीं कर रहा, यहाँ पे डेटा का कोई इशू था, लेकिन फिर भी रियाज साहब ने सपोर्ट किया और हम इस सेशन को आगे ले जा सके।
नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कुछ कहीं पे कुछ मसला रहा है इसको हम मेकअप कर सकें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें।